अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नाज़मीन अली गौहर इर्तिकाए फ़हम डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम रियल टॉक विद फ़हम न्यूज़ के साथ आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। एक बहुत ही सीरियस मैटर है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। हम क्योंकि इमदाद बशीर फाउंडेशन रन करते हैं, उसमें हमारे डिफरेंट इलाकों में हॉस्पिटल है। एक दूर दराज के इलाके में ड्यूरिंग कैंपिंग एक इशू सामने आया है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़ का केस था, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा। मेरे लिए एज अ डॉक्टर बहुत पेनफुल रहा। तो हम ये चाहते थे कि इसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि ये केसेस कम हों। तो आज हम इस पे मेडिकल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं वो मैं बताऊंगी, और इसके लिए हमने लीगल एस्पेक्ट्स के लिए दावत दी है आज राना वकील साहब को, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो आपको वेलकम करती हूँ अपने शो में। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। इसमें ये जो वाक़या रिपोर्ट हुआ है लीगली, इसमें ये 376 पीपीसी का मैटर है। प्योरली रैप है ये, और रैप का केस है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो डेथ पनिशमेंट है, जिसमें उसको साबित करना ज़रूरी होता है। साबित के जब वाक़या रिपोर्ट हो जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद आप अपने गवाहन उसका चालान पेश होता है अदालत में, फिर आप अपने गवाहन के साथ जाके अदालत में अपना केस प्रूव करते हैं। अगर आप अपना केस प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो अदालत जो है फिर उस पर अपनी वर्डिक्ट पास कर देती है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट इसकी डेथ पनिशमेंट है। और ये जो कम अज़ कम इसकी पनिशमेंट है वो 10 साल से 25 ईयर्स तक हो सकती है। ये आपने केस साबित करना होता है। जिस तरह से आप विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट किसी केस को प्रूव कर देते हैं तो उसमें डेथ के उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है सर, असल में मसला ये है कि हमारे ये केसेस या तो रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं मतलब थ्रेटन कर दिए जाते हैं। केसेस रिपोर्ट होने से पहले ही उनको थ्रेट दे दिया जाता है। अगर कोई वुमेन जो है वो कोशिश करे भी, वो चाहे भी कि वो इसको रिपोर्ट करना चाहती है, तो उसके लिए कोई वुमेन के मतलब एश्योरेंस के लिए कोई है लॉ ऐसा कि वो इजीली करा सकें? जी, इसमें हमारी सोसाइटी में देखा यही गया है कि बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट नहीं होते। जिस तरह से अगर कोई इस तरह से वाक़या हो जाता है, पहले तो घर में ही उसे रिपोर्ट ही नहीं होने दिया जाता। जी जी, बहुत सारी शर्म में ये बात आ जाती है। अपनी इज़्ज़त के मामले में लोग कहते हैं कि हम इस तरह के मामलात को अगर उछालेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। जी जी। फिर उसके लिए किसी वो जो पंचायत होती है या कोई ऐसा जरगा सिस्टम होता है, अगर उसका भी डर एक होता है माशरे में। यह भी एक पहलू है कि उनसे बहुत सारे इलाकों में उनसे भी पूछना पड़ता है कि हम ये केस इस तरह से मामले को लेके जाना चाहते हैं, तो वो उधर ही समझा देते हैं कि जी ना आप लेके जाएं, बरादरी की इज़्ज़त का मसला है, हमारे गांव की इज़्ज़त का मसला है, हमारे इलाके की इज़्ज़त का मसला है, इसे रिपोर्ट ना करें। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए कि ये मामले को ज़्यादा बढ़ाने वाली बातें होती हैं। जिस तरह से अगर ये केसेस सामने आते हैं, ये रिपोर्ट हो मामलात, उन पे लोगों को सज़ा हो, तो ये मामलात उधर ही ख़त्म हो जाएं। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हम इसको थाने कचहरी तक नहीं लेके जाते, तो ऐसे वाक़यात फिर रूनमा होते हैं। इसमें वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है बाकायदा पाकिस्तान में, जिसके तहत अगर कोई वुमेन्स को अब्यूज़ करता है, वुमेन पर असल्ट करता है या वुमेन्स को हरास करता है, जिसको रिपोर्ट करे तो उस पर बाकायदा एफआईआर लॉन्च होती है और उसको सज़ा होती है। काबिल ताज़ीर जुर्म है ये, काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म है। अब तो वुमेन्स के लिए अलहदा से थाने बनाए हुए हैं जिसमें वुमेन्स जो हैं वो आज़ादाना तौर पर जाके अपने मामलात रिपोर्ट करवा सकती हैं। जी जी।
ठीक जी। है, ठीक है। राना साहब ये बताएं मुझे कि अगर ऐसा केस रिपोर्ट हो जाए तो उसका उस पे अगर कोई उसको प्रेशराइज करे, कोई उसको डराए धमकाए, तो इसका फिर क्या आगे वो चलता है? जी मैडम, इसमें है कि ये प्योरली ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। ये ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट जो होते हैं, इसमें अगर कंप्रोमाइज़ हो भी जाए तो ये प्योरली कोर्ट का इख्तियार है कि वो उसको डिनाई करे या एक्सेप्ट करे। उमूमन कोर्ट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती और जो ट्रायल होता है वो ट्रायल को आगे लेकर उसे सज़ा देती हैं। जी जी। तो इसमें जो हमारे पास जो केस रिपोर्ट हुआ उसमें बच्ची की उम्र भी बहुत कम है, 11 साल की उम्र थी उस बच्ची की जो कि प्रेग्नेंट थी जी। तो इस हवाले से लॉज क्या कहते हैं? जी, ये रैप का केस है और श्योरली ये 376 में आएगा और इसे FIR इस पे होगी और उसको ट्रायल किया जाएगा और पनिशमेंट जो कानून में दी गई है वो उसे मिलेगी। नॉर्मली जो मतलब अंडर 18 आ जाता है ना जी, अंडर 18 के लिए कोई स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई लॉज हैं? जी, ये कानून में मौजूद है ये सारी चीज़ें कि अगर 16 ईयर्स से कम उम्र खातून है तो उस पे ये लॉ जो है वो अप्लाई होगा और उसकी जो सैंक्टिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है जी मैम, अब ये बताएं कि आप बतौर गायनाकोलॉजिस्ट ये क्या समझती हैं कि कितनी एज में प्रेगनेंसी हो सकती है? देखिए, अंडर 20 जो होती है ना जी। वो वैसे ही प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास वो आती है, प्रॉब्लमेटिक आती है जी। क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ एजेस, या तो आप बहुत ज़्यादा एज पे चले जाएं अबव 40 या एक्सट्रीम मतलब 20 अंडर 20 आ जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। प्रेगनेंसी इटसेल्फ बाद की बात है, लेकिन अंडर 18 मतलब जिस पे चाइल्डहुड अब्यूज़ किया जाए या हरासमेंट की जाए, सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाए, तो उन बच्चों में जो है वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सबसे पहले आती हैं। उनमें आप ये कह लें कि नमनेस, एक इमोशनल नमनेस आ जाती है क्योंकि वो बताना भी नहीं चाह रहे होते मोस्टली बच्चे कि उनके साथ हुआ क्या है। अगर और फिर सेल्फ ब्लेमिंग, अक्सर बच्चों को ये भी लग रहा होता है कि सेल्फ ब्लेमिंग के शायद हमने उसको अवॉइड नहीं किया या कुछ इस तरह से, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि जो भी आपके बहुत करीबी होते हैं ना, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, आपके केयर गिवर्स होते हैं, उनमें वो ही इसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि चचा, ताया, मामू, कोई कज़न जो भी साथ रह रहे हैं, तो वालिदैन को चाहिए कि जो बेटियां हैं ख़ास तौर पे, इनके मामले में किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए टच करने की या कुछ भी, मतलब उन पे एक नज़र रखनी चाहिए, एक ख़ास डिस्टेंस रखना चाहिए कि कोई भी है बेशक आपके घर में परमानेंटली रह रहा है या कुछ भी इस तरह से, अगर इन रिश्तों की साइड से कोई मसला होता है ना तो बच्चा बता नहीं सकता, ठीक है, तो वो उसमें इमोशनल नमनेस आ जाती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हम उसको बोलते हैं, वो आ जाता है। तो इसके ये इफ़ेक्ट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी उसकी डिस्टॉर्टेड हो जाती है आगे की लाइफ के लिए। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल, उसकी आप देखें कि अब जो हमारे पास केस रिपोर्ट हुआ है उसमें 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी है 11 साल की बच्ची को, तो वो ज़ाहिर बात है वो आप मतलब मेडिकली नहीं ख़त्म कर सकते, आपको उसके लिए डिलीवरी ही करानी पड़ेगी। तो वो 11 साल की बच्ची के लिए बहुत पेनफुल होती है, इवन कि आप नॉर्मल जो एज होती है उसमें भी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, तो 11 साल की बच्ची के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। अच्छा, आप डॉक्टर साहब ये क्योंकि आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आप ये बताएं कि उसमें उसको फिर क्या, ये जो मामला रिपोर्ट हुआ था, फिर किस तरह से उसे सिक्योर करेंगे और सोसाइटी में उसको किस तरह से दोबारा वापस लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं। सबसे पहले तो हम उसकी ज़ाहिर है उसको डिलीवर कराएंगे ताकि वो उससे फ्री हो। उसके बाद उसकी साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ होती हैं इन पेशेंट्स की ना,
तो वो की जाती हैं। लेकिन जो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि आपने उसकी वर्जिनिटी लॉस हो गई है, वो वर्जन नहीं रही, वो आप नहीं वापस ला सकते, तो उसको आगे की ज़िंदगी के लिए वो भी मुश्किल का सामना होगा, क्योंकि लड़की है, नेक्स्ट अगर शादी होती है तो वर्जिनिटी का मसला आएगा। दूसरा, उसको फिर इमोशनल मतलब जो सेक्सुअल अराउजल होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। डिस्पेरोनिया हम बोलते हैं, पेनफुल बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके लिए बाद में, बाकी की सारी ना लोअर पेल्विक पेन रहना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है बच्चों में, पीवी डिस्चार्ज होना, तो ये और फिर ये चलता है लॉन्ग टर्म। तो इस वजह से बच्ची जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में रहती है, तो उसकी साथ साथ साइकोलॉजिकल थेरेपी, साथ साथ गायनोकोलॉजिकल करनी पड़ती है। अच्छा, ये बताएं कि फिर इसमें इस्लाम ने जो बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट दिया था महरम और नामहरम वाला, जी जी, फिर तो ये इस्लाम का बहुत वो ठीक था कि महरम और नामहरम जो है जी वो बिल्कुल। इस्लाम के लिहाज से भी महरम और नामहरम का बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है, हम बीइंग मुस्लिम इस पे वो करते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये समझा जाता है कि बच्चे हैं छोटे, जैसे मैंने पहले बात की कि कोई बात नहीं, मामू है, चाचू है, कोई कज़न है, साथ खेल रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं ना, जैसे इसी तरह से स्टार्ट होती है ना ये चीज़ें। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कोई खेल में कुछ दे दिया, खाने में कुछ दे दिया, तो इसी तरह से मसले बनते हैं। बाकी बात ये है कि आप अगर दूसरे ममालिक में देखें तो वो बच्चों को एजुकेट करते हैं, मतलब वो फ्रॉम वेरी इनिशियल स्टेज ना गर्ल्स को बताते हैं कि आपकी बॉडी पे सिर्फ आपका राइट है, और आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आनी हैं आगे, और आपने किस तरह खुद को प्रोटेक्ट करना है। कोई भी आपकी बॉडी को टच करने का नहीं है, वो अलाउ नहीं है। तो हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है इस पे भी होनी चाहिए, नॉलेज दिया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, स्कूलों में बताया जाना चाहिए, टीचर्स बताएं बच्चों को, बच्चियों को कि आपको कोई टच करता है, आपको कोई वैसे सेक्सुअल हैरेस करता है, तो आपने उस पर एक्शन लेना है, ना कि इसको दबाना है। हाँ जी, जिस तरह से ये मामलात को दबाएंगे तो ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। हाँ जी, अगर मामलात को एक बार रिपोर्ट करवा देंगे तो उससे किसी को सज़ा मिलेगी और मामलात जो हैं उससे कम होंगे। जी बिल्कुल, सज़ा भी, और दूसरा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, वालिदैन की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे माँ की। इसके अलावा स्कूल्स में टीचर्स दें, और ये लाजमी हिस्सा होना चाहिए हमारी एजुकेशन का, गर्ल्स स्कूल, क्योंकि आप देखें तकरीबन 5th क्लास से 4th क्लास से अलग हो जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के स्कूल ना तकरीबन, तो उसमें भी दें। बाकी उससे पहले भी अब देखें, ये 11 साल का बच्चा या बच्ची जो भी है वो ज़ाहिर है अभी अलग नहीं उनके हुए होंगे ना सेक्टर्स, तो ये लाजमी देनी चाहिए अवेयरनेस बच्चों को। ये घरों में भी ऐसी तरबियत होनी चाहिए? जी, घरों में भी होनी चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि खुद भी नज़र रखें कि कौन आपकी बच्ची के साथ ज़्यादा क्लोज हो रहा है, और बच्चों को भी बताएं कि कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है किसी भी मेल फेलो से, मतलब उसमें कोई भी है, आपका दोस्त है, जैसे मैंने बताया, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, तो उनको लाजमी अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल में ये बच्चों को भी ये तरबियत देनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह से इंसिडेंट आपके साथ हो तो वो घर आके बताएं। हाँ जी, ताकि वालिदैन उसको परसू कर सकें। जी बिल्कुल, ताकि उसको परसू करें, उसको उसी वक्त हल किया जा सके, बजाय इसके कि बच्चा जो है वो देखें कोई डरा के भी कर सकता है ना जी। तो आप बाहर कहीं गए हो, किसी ने डरा लिया या कुछ वैसे खेल में आपको कुछ दे दिया, तो उनमें बड़ा ये लाजमी फैक्टर है कि अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको ये कहना चाहूँगी, स्पेशली जो घरों में माएँ हैं उनको अपनी बेटियों को इस चीज़ की अवेयरनेस देनी है कि किससे कितना डिस्टेंस रखना है, और अपने साथ ज़्यादा अटैच करें। अपना आपका और आपकी बेटी का एक दोस्ताना रवैया होगा तो ही वो बाहर जो भी इंसिडेंस हुआ है वो आपको आके बताएगी। तो बजाय इसके कि आप थोड़ा वो करें गुस्से वाला या कुछ भी, अपना एक बच्चे को डिस्टेंस पे रखें, तो वो वही प्रोटेक्शन कहीं और ढूंढेगा, वो उसको जहाँ पे भी मिलेगी तो वो उससे असरअंदाज होगा और उसी के उसमें रहेगा। तो बेटियों को इस चीज़ की खुद
घर में भी तरबियत दें कि आपकी बॉडी पे सिर्फ आपका राइट है। कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार या कोई भी बंदा जो भी आपसे बात करता है उसको एक ख़ास डिस्टेंस पे रखना है। और स्कूल्स में भी ये होना चाहिए कि अवेयरनेस होनी चाहिए, इस पे प्रॉपर लेक्चर्स होने चाहिए। राना वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।